ओके सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने थे टोटल, जरा बताओ तो कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? तीन। कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम। वेरी गुड, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज अ सुप्रीम अथॉरिटी। टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, dash level of management creates a link between top and bottom level. मिडिल लेवल। Middle level, okay. Dash level of management implements the orders and instructions of top level. बॉटम लेवल। बॉटम लेवल। Bottom, very good, very good. Okay, so हम लोग अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबसे पहले फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर मिडल और फिर बॉटम। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर आएगा हु इंक्लूड्स, कौन इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ शॉर्ट में हु इंक्लूड्स। सिस्टमैटिक से लिखोगे ना तो अच्छा रहेगा आंसर। So board of director, general manager, managing director, CEO, CFO, etc. ठीक है, these peoples are included in top level management. So अभी यहाँ पे other name of top level क्या है, यहाँ पे उसको कहा जाता है as a higher level management. तो ये MCQ में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द अदर नेम, हायर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट इज हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी। देखो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन टॉप लेवल का लिख दिया, सारी चीजें आ गई इसके अंदर। अब यहां से शुरुआत होगी फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे आपको बताया हुआ है, टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या है? ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी objectives of business. So business में प्राइमरी और सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स बनाता कौन है? कौन बनाता है? चलो मेरे साथ बोलोगे, डैश डैश prepares the primary and subsidiary objectives of the business. Yes, बोलो वैभवी। टॉप लेवल। टॉप लेवल में भी ओके। तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट होता है और वेल्थ होता है, राइट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में दो आते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अब सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गए, बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने होते हैं, समझे। फिर मार्केट पोजीशन, मार्केट में नंबर 1 पोजीशन चाहिए होती है, ठीक है। ऐसे सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं हम लोग, प्लस इनोवेशन करना रहता है। ओके, सो दीज आर सम अदर ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। तो साल भर में क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं या नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स में क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं बिजनेस को, दैट होल एक्चुअली डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड यहाँ पे है डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज।
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, एक्ट्स एज अ ट्रस्टीज ऑफ बिजनेस। क्योंकि ट्रस्टीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि बिजनेस ने क्या अचीव किया है इस साल भर में, वो फर्ज है किसका, डायरेक्टर्स का। एंड यू नो डायरेक्टर्स को कभी भी सैलरी पे नहीं करते बिजनेस के अंदर, उनको उनकी फीस चार्ज होती है उनके एक्सपर्ट सर्विसेज की। तो इसी वजह से दे आर एक्ट एज अ ट्रस्टीज, या मैं लिख सकती हूँ एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर। बिजनेस की जगह पे मैं वर्ड डाल सकती हूँ एज अ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का जिसका पैसा लगाया हुआ है, तो उनको बताना सब चीजें, इट इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फंक्शन क्या लिखा हुआ है, टू सिलेक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सीधी सी बात है, टू सिलेक्ट सीईओ एंड अदर हायर ऑफिसर्स। दूसरे हायर ऑफिसर्स को और सीईओ को सिलेक्ट करना इसका काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसका मोस्टली डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का काम। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर, टू सैंक्शन द बजट, टू सैंक्शन द बजट prepared by different डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने जो बजट बनाया, देखो टॉप लेवल का काम बजट बनाना नहीं है, बजट को सैंक्शन करना है। बनाता कौन है बजट, वो अलग अलग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने लिए बजट तैयार करेगा। बजट मीन्स फिनेंशियल प्लानिंग करना कि भाई कितना खर्चा आएगा, कितना चाहिए पैसा वगैरह। प्लस परचेज डिपार्टमेंट अपना बजट बनाएगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अपना बजट बनाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपना बजट बनाएगा। ये सब अपने अपने बजट बनाकर टॉप लेवल के पास जाएंगे। टॉप लेवल पूरा एनालिसिस करेगा वो बजट का कि क्या सही है या कुछ चेंजेस करने हैं या क्या। उन सारे अलग अलग डिपार्टमेंटल बजट को कंबाइन करके एक मास्टर बजट बनाया जाता है, एक सुप्रीम बजट बनाया जाता है, और फाइनली सैंक्शन किया जाता है टॉप लेवल के थ्रू। ओके, अब जो भी काम होना चाहिए, जितना भी आपने भाई प्रोडक्शन बेसिस पे जितना भी आपने बजट डिसाइड किया है, वो पूरा का पूरा इसी तरीके से जाना चाहिए। या सेल्स एस्टिमेट की हो, फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी की है, एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू दिस बजट। नाउ समझे, तो उस बजट को सैंक्शन करना इसका काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट। बनाने का काम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, बट उसको सैंक्शन करवाना, उसको भाई हाँ अलाउ करना कि हाँ भाई इस बजट को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो टॉप लेवल का काम है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर फंक्शन पे, टू अबाइड बाय द लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। टू अबाइड बाय लॉस, बिकॉज यू नो कि कंपनी एस्टैब्लिश होती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें कंपनी रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस लिखे हुए, उसी प्रोविजंस को फॉलो कर कर कंपनी एस्टैब्लिश होती है और कंपनी उसी तरीके से काम करती है। तो सारे लॉस को फॉलो करना इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्चुअली बिजनेस। बिजनेस की जिम्मेदारी है, लेकिन बिजनेस में भी टॉप लेवल की जिम्मेदारी है कि सारे लॉज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसको देखना। ठीक है, प्लस टेक केयर ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स ये दोनों सेम तो नहीं है, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगी शेयर होल्डर्स का और स्टेक होल्डर्स का। ठीक है,
अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हु परचेजेस शेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी के जो शेयर्स परचेज करता है उसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। स्टेक होल्डर्स किसको बोलते हैं? स्टेक होल्डर मीन्स एनी पार्टी which is directly or indirectly related with business। स्टेक होना मतलब कि उसका इंटरेस्ट होना, उसका कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के साथ। सो कोई भी पर्सन हो, कोई भी पार्टी हो which is directly or indirectly related with business। अब स्टेक होल्डर्स में आते हैं सबसे पहले इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, दूसरे आते हैं कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, तीसरे आते हैं सप्लायर्स, फोर्थ एम्प्लॉयज, फिफ्थ गवर्नमेंट, सिक्स्थ मीडिया, सेवेंथ पब्लिक एट लार्ज। जितने भी आप सोचो इन्वेस्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनका फर्ज है कि कंपनी का फर्ज है एक्चुअली कि उनकी टेक केयर करे और प्लस उनको सही तरीके से उनके रिटर्न्स, उनका जो इंटरेस्ट बनता है उनको प्रोवाइड करे। कस्टमर सेकंड स्टेक होल्डर जो मैंने आपको बताया। कस्टमर्स अगर बिजनेस के अंदर नहीं होंगे तो सेल्स कैसे होगी, बेचेंगे कैसे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी। So customer is also the part of the business. So it is a responsibility of every business to take care of its customer, to provide the qualitative products at a reasonable price to customer. It is a responsibility of every business to take care, like not to exploit the customers, right? Then आ जाते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स की तरफ जिम्मेदारी बिजनेस की ये बनती है कि सप्लायर्स की जो भी पेमेंट्स है उनको टाइमली रिटर्न किया जाए। बिकॉज सप्लायर्स या क्रेडिटर्स आप दोनों बोल सकते हो, जिनसे हम लोग रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं। सो अगर हम लोगों ने उनसे रॉ मटेरियल क्रेडिट वगैरह को लिया है तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उनके साथ अच्छा रिलेशन रखे और उनको टाइमली रिटर्न जो कंपनी ने कहा है वो दे। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की तरफ बिजनेस की जिम्मेदारी क्या बनती है कि एम्प्लॉयज को सही एनवायरनमेंट दे, मिनिमम गारंटीड वेजेस और सैलरीज जो डिसाइड किए हैं बिजनेस में उसको प्रोवाइड करे, राइट। गवर्नमेंट तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस जो पॉलिसीज निकालती है उसको बिजनेस फॉलो अप करे और टैक्सेस वगैरह टाइमली पे करे। पब्लिक के तरफ जिम्मेदारी बिजनेस की क्या आती है कि पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल स्कूल्स एस्टैब्लिश करना, हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करना, कुछ कैंप्स लगाने, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए या कुछ मेडिकल कैंप्स हो गए, ट्री प्लांटेशन करना, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज है जो बिजनेस को करनी पड़ती है पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट। सो यहाँ पे चीज क्या जाती है शॉर्ट में, आपको कितने शॉर्ट में यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बता दी है। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू टेक केयर ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके रिलेटेड ध्यान रखना, उनकी केयर करना, उनको सारी सब जो भी जिसके तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना, ठीक है। समझ आया what do you mean by stakeholders and what do you mean by shareholders? डिफरेंस पता चला? yes or no? मैं ऐसा बोल सकती हूँ शेयर होल्डर इज द पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर इन्वेस्टर है, भाई पैसा इन्वेस्ट किया तो शेयर होल्डर इसी के पार्ट में आ जाता है। स्टेक होना मतलब कुछ ना कुछ हमारा इंटरेस्ट होना बिजनेस के अंदर, समझे? स्टेक का मतलब ये होता है, तो स्टेट में सब आ जाते हैं। सो क्लियर एवरीवन, ये पॉइंट का मतलब क्लियर है हर किसी को? आगे बढ़े हम लोग? यस मैम। ओके चल।
नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये 5 पॉइंट्स हुए, टोटल आपके पास है 10 पॉइंट्स, ठीक है। इसके अंदर नोटबुक में भी देखो, मैं बोर्ड पे इसी वजह से लिखती हूँ ताकि आपको प्रेजेंटेशन पता चले, मैं कितना नीट एंड क्लीन के साथ आंसर को लिख रही हूँ। उसी तरीके से आपको भी अपने आंसर शीट में, अपने नोटबुक में जो होमवर्क करना है, इतने ही नीट एंड क्लीन के साथ करना है, समझे। तो इसी तरीके से जैसा मैं लिख रही हूँ उसी को फॉलो करोगे, उसी के साथ प्रेजेंटेशन। क्योंकि देखो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन भी पॉइंट्स में लिखा है, मैं पैराग्राफ यहाँ पे अलाउ नहीं करूंगी। 12th स्टैंडर्ड में हर एक आंसर को हमेशा पॉइंट्स में ही लिखना है, चाहे आपका ओसी हो चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, समझे। तो यहाँ पे फंक्शंस भी जैसे, चलो ये तो बुक में ही आपके दिए हुए, लेकिन जो भी पैराग्राफ भी दिए हुए ना उसको भी पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि प्रेजेंटेबल हो, कंटेंट अच्छा हो, लेंथ मेंटेन हो और मार्क्स अच्छी मिले आप लोगों को, ठीक है। चलो 6th फंक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, टू मेक स्ट्रेटेजिक decisions by making long term plans। देखो अब सिंपल सी बात है, आप लोगों को इतना तो पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है, बट स्ट्रेटेजिक आपको पता है, स्ट्रेटेजीज जो बनाता है वो आर्मी वाले बनाते हैं, कोई मिशन पे उतरते हैं ना तो उनकी स्ट्रेटेजी होती है, और वो भी सीक्रेट स्ट्रेटेजी कि किसी को पता नहीं चले। स्पोर्ट्स पर्सन वालों की भी स्ट्रेटेजी होती है, इवन बिजनेस के अंदर भी स्ट्रेटेजी बनती है कि अपने कंपटीटर को भनक भी नहीं बढ़नी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो ऐसे तरीकों के डिसीजंस और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने का इस तरीके से कि सामने वाले कंपटीटर को कुछ पता नहीं चलना कि हम कर क्या रहे हैं, भनक तक नहीं बढ़नी चाहिए, समझे। तो ऐसी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाने की जिम्मेदारी है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ओके। 7th नंबर आ जाते हैं, क्या है, टू एनालाइज एंड रिसॉल्व, टू एनालाइज एंड रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आपको पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट इतनी हायर पे है और इतनी जबरदस्त अथॉरिटी उनके पास होती है, वेल एक्सपर्ट्स, वेल एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठे। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना बिजनेस रिलेटेड, उसको जो सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे वो टॉप लेवल करेगा। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम बॉटम लेवल, मिडिल लेवल खुद आपस में सॉल्व कर दोगे। टॉप लेवल भाई जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, या अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि मीडिया में कंपनी का नाम बर्बाद हो रहा है, तब आएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट और फिर उसको एनालिसिस करेगा और फिर किसी को मिडिल लेवल और बॉटम लेवल वालों को तो छोड़ेगा ही नहीं। आओ भाई तुमने क्या किया है ऐसा, तो मीडिया में बात कैसे उछली, कंपनी का नाम कैसे उछला है। तो ऐसी सब चीजें अगर हो जाती है, कोई इश्यू, बड़ा इश्यू हो जाता है, तो उसको सॉल्व करना और उसको एनालिसिस करना वो टॉप लेवल की जिम्मेदारी है, ठीक है। प्लस लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है टू प्लान फॉर एंटरप्राइज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट। सो प्लानिंग करना प्लस प्लान फॉर एंटरप्राइज, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, कैसा चल रहा है। ऐसा थोड़ी कि ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देके खत्म करने की बात, सब जगह ध्यान होना चाहिए क्या हो रहा है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, रिपोर्ट मंगवाओ। तो ऐसी सब चीजें होती है बिजनेस में। इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट। सो फैक्ट्री पे विजिट करना टॉप लेवल करता है, क्यों नहीं करता है, अचानक से वो भी विजिट करता है ताकि पता चले
आपको पता है काफी बार तो ऐसा भी होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के सीईओ रिटेल स्टोर्स पे, क्योंकि अब जहाँ पे प्रोडक्ट बिक रहा है, ऐसे रिटेल स्टोर्स पे ऐसे अननोन बन के आएंगे ना, एकदम फॉर्मल वे में, एकदम मतलब जैसे कि एकदम कैजुअल वे होता है उनका, पता ही नहीं चलेगी ये कंपनी के कोई एम्प्लॉय भी है या फिर कंपनी के सीईओ है या क्या है। मतलब काफी बार ऐसे बड़े बड़े हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट और यहाँ पे सीईओ इस तरीके से रिटेल आउटलेट्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अचानक से विजिट करते हैं, ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है, किस तरीके से, और कहीं पे कुछ गलती हुई तो उसको सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, क्या करना है, आगे एक्शंस कैसे उठाने हैं। तो ये काम भी इवन करते हैं टॉप लेवल मैनेजर। 9th नंबर आ जाता है, to do the functions like distribution of profit, to do the functions like distribution of profit, reserves fund, distribution of profit, dividend, reserves fund, and reinvestment of profit. Reinvestment of profit. अब देखो टॉप लेवल का काम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखे, डिविडेंड्स इस साल कितने देने हैं शेयर होल्डर्स को, यू नो शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड कितना जाएगा, और एवरी ईयर हर साल डिविडेंड कितना देना है, क्या करना है, प्लस रिजर्व कितने रखने हैं, रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कितना करना है। अब मैं ना आपको इसी चीज को एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब 1 लाख में से सबसे पहले क्या कर देते हैं, जो बाहर से लोन लिया है या फिर हम लोगों ने बाहर की जो भी लाइबिलिटी है या डिबेंचर्स के थ्रू हम लोगों ने पैसा कैपिटल मंगवाया है, बोरोड फंडिंग किया है, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जांपल 20,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसे कैजुअल नहीं होना, बाकी बच्चा 80। अब 80 में से ये प्रॉफिट में से क्या करेंगे हम लोग, टैक्स माइनस करेंगे सबसे पहले, टैक्स। सो सही फॉर एग्जांपल 30,000 टैक्स आई हमारी, ठीक है, बाकी बचा हमारे पास 50,000, ठीक है। अब इस 50,000 में से डिविडेंड कितना देना है, रिजर्व कितने रखने हैं, और कितना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना है बिजनेस के अंदर, मतलब फिर से लेकर जाना है बिजनेस के अंदर। समझे? तो इस तरीके से भी जो डिसीजन लेता है ये क्या करना है डिविडेंड, क्योंकि काफी कंपनीज में अलग अलग तरीकों के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि इस बार कंपनी पिछले साल से ज्यादा दे रही है एम्प्लॉयज को डिविडेंड, या क्या कर रही है, फिक्स रेट पे डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है एक्चुअली, और कंपनी के कैश, भाई कंपनी के पास लिक्विडिटी कितनी है, कैश वगैरह बैंक बैलेंस कितना पड़ा है, उस पे भी इवन डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके से डिविडेंड्स चलाएगी इस बार, ठीक है। तो प्लस इस बार अगर फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड्स कम दे, रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा करे, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर में हम लोगों को मशीनरीज वगैरह खरीदनी है या कुछ बिजनेस में एक्सपांशन करना है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डिविडेंड कम और रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व ज्यादा होते हैं, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या चल रहा है कंपनी के अंदर और उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, नेक्स्ट कमिंग इयर्स में उसको क्या करना है। तो ऐसे ही सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि किस तरीके से कितना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है प्रॉफिट्स का, ठीक है। क्लियर एवरीवन? And the last point, that is to analyze the report of different activities. To analyze the reports
of different activities and to give instructions accordingly, and to give instructions accordingly. ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो भी रिपोर्ट आएगी मिडिल लेवल से, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस पे। तो उन रिपोर्ट्स को एनालिसिस करना कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जैसा हम लोगों ने प्लानिंग किया है उस हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, और प्लस अगर कुछ भी ऐसा लगता है रिपोर्ट्स में कि भाई प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस उठाना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, दैट इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड दैट्स इट अबाउट द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो एवरीवन क्लियर? देख लो एक बार, कोई पॉइंट में किसी में डाउट, कोई कुछ? यस राधे, आपको क्लियर? क्लियर मैम। ओके चलो, सो टॉप लेवल यहाँ तक ही है, और 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो यू हैव टू राइट 6 to 7 पॉइंट्स ओनली, ठीक है, 6-7 पॉइंट्स इनफ होती है, और बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपको प्रोवाइड कर दो, तो आपका 1-1.5 पेज का आंसर तो आराम से हो जाता है। तो भले आप 10 में से 6-7 लिखोगे तो इट्स इनफ, तो जो आपको इजी लगे पॉइंट्स आप वो लिखो, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कितनी सारी चीजें देखो सीखने को मिलती है, हमको पहले पता ही नहीं है ऐसी सारी चीजें कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे सब कुछ। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाते हैं ना, तो यही तो बेनिफिट है एजुकेशन का, कि आप लाइफ में जितनी भी नई नई चीजें उसके साथ अपग्रेड होंगे। ओके, सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या था? सो सबसे पहले who are included in middle level management? सो यहाँ पे आएंगे डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड्स कौन से डिपार्टमेंट के? सो परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, HR। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है जो एम्प्लॉयज को मैनेज करता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऐसा भी होता है, ठीक है। प्लस मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो सेल्स एंड ऑल सब कुछ देखेगा करेगा। डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इस लेवल मैनेजमेंट का अदर नेम क्या है? ऑफिसर्स लेवल। क्या है इसका नाम? दूसरा ऑफिसर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देन यहाँ पे एक और चीज है, मिडल लेवल मैनेजमेंट क्रिएट्स लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ओके चलो, सो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, कुछ और पॉइंट है देख लेते हैं। बस हाँ, बस इतना ही दिया बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी फंक्शंस आपको दिए हैं टोटल 9, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हाईलाइट करेंगे फंक्शंस, ठीक है। चलो सबसे पहला फंक्शन, to implement the orders and instructions given by CEO। CEO ने जैसे orders instructions दिए हैं उसको implement करना। To implement the orders and instructions given by CEO, ठीक है।
बेसिक फंक्शन है ये तो मिडिल लेवल का। दूसरा, इट प्रिपेयर्स द बजट। देखो आ गई बात, क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉप लेवल में सैंक्शन होता है, बट बनाया कहाँ जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो टू प्रिपेयर बजट, to prepare budget by each department and present it to top level management। बनाने का और उसको प्रेजेंट करने का, ठीक है, सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है to formulate the policies, rules and structure। To formulate policies, rules, structure for the accomplishment of objectives, for achievement of objectives। So अलग अलग डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपनी अपनी पॉलिसीज बनवाएगा, रूल्स बनाएगा, स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी अपनाएगा कि हमको कैसे काम करना है, किस तरीके से इस डिपार्टमेंट के लिए क्या रूल्स होंगे। बट देखो ये जो काम है ना, पॉलिसीज रूल्स, ये अकेले नहीं, ये आपस में तो चलो करते ही है अलग अलग डिपार्टमेंट, बट इन्हीं को कंफर्म करने के लिए एक सीईओ के साथ मीटिंग भी होती है, जिसमें सारी चीजें फाइनलाइज की जाती है, ठीक है। तो सिर्फ अकेले अकेले वो नहीं, बट मिलकर थोड़ा बहुत। फिर बताया है, हाँ, इवन टू डिसाइड द नेसेसरी मेथड फॉर इट, इसमें ही है, थर्ड पॉइंट में ही है, टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर इट, कि जो ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने हैं तो उसका कौन सा मेथड होगा, उसको ऑब्जर्व करो, राइट। तो क्योंकि फैक्ट्रीज पे जाकर, या फिर जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वो तो अकाउंटिंग और एडमिन वर्क वगैरह होता है उनके नीचे, तो सारा का सारा, तो उनको कौन सा वैकेंसी, कैसा मेथोडोलॉजी। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है अकाउंटिंग रिलेटेड, ऐसे यू नो द बेसिक ऑफिस बनी हुई होती है और अलग अलग कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स वगैरह रखे हुए होते हैं, और अलग अलग लैपटॉप पे उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, वो सब में इनबिल्ट होता है, सब में एक ही सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, और अलग अलग सिर्फ परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना है ना, तो ये ए पर्सन करेगा। सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें एंट्री करनी है अकाउंटिंग रिलेटेड, तो ये बी पर्सन करेगा। बैंक के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करना है ये करेगा। अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करना है ये करेगा। मतलब हर एक के लिए जितने अकाउंट्स में जैसे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसके अलग अलग मेंबर होते हैं, क्योंकि दिन में इतने परचेज और सेल्स की एंट्रीज करनी पड़ती है। जैसे काफी सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जहां पर स्टॉक जाता है आता है, जाता है आता है, ऐसे बार बार ये चीज होती है, तो स्टॉक मेंटेन करना है, क्या करना है, अलग अलग पर्सन को हम लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, बोलो। तो ऐसे मेथड से भी काम चलता है, एक ही पर्सन सारा अकाउंटिंग एंट्री करे ऐसा नहीं होता है भाई। बैंक रिलेटेड खाली वही करेगा, बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो पर्सन ही खाली एंट्री करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि एंट्री तो चलो की, लेकिन उसका रिसिप्ट बनाने की जिम्मेदारी एडमिन डिपार्टमेंट की होती है। तो एडमिन डिपार्टमेंट ने पूरा सब कुछ किया नहीं किया, तो गाइड कौन करेगा उसके रिलेटेड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि कैसे करना है, क्या करना है, कौन से मेथड से करना है, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। टू टेक स्टेप्स फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि जो टाइम हम लोगों ने बॉटम लेवल को अलोकेट किया है उस टाइम में सारा काम कंप्लीट होना चाहिए,
और जो प्राइस हम लोगों ने बोला है कि इस प्राइस में ही ये प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए, तो उस प्राइस में ही तैयार होना चाहिए, प्लस कॉस्ट मिनिमम। यहाँ पे चीज क्या बोल रहे हैं, टाइम पर और जैसे प्राइस पे कहा है उसी पे काम होना चाहिए। तो ताकि यहाँ पे वर्क, भाई से फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूं कि 1 महीने के अंदर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ऐसा कहा है कि 100 यूनिट्स बनने चाहिए 1 मंथ के अंदर, और एक प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू टेक स्टेप्स रिगार्डिंग इट, और वैसा वो डायरेक्ट करे बॉटम लेवल, ताकि 100 दिनों में 1 महीने के अंदर 100 यूनिट्स खत्म होने चाहिए, और कॉस्ट उसका मतलब जो भी प्राइस डिसाइड किया है 20 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये दोनों चीजें अचीव हो जाएगी, एफिशिएंसी भी और इफेक्टिवनेस। टाइम पे कंप्लीट हुआ और सामने कॉस्ट भी मेंटेन करनी। नहीं तो क्या होता है कि जल्दी फटाफट प्रोडक्शन करने के लिए, फटाफट काम करने के लिए ना वेस्टेज हो जाता है और कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है, टास्क जो है वो टाइम पर भी खत्म होना चाहिए और प्लस कॉस्ट भी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये इसके रिलेटेड पूरा जो काम करवाता है और इसके रिलेटेड जो स्टेप्स लेता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेता है बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 5th नंबर, टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथुसियाज द एम्प्लॉइज। सो यहाँ पे क्या है, मैं लिख सकती हूँ, टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथुसियाज द एम्प्लॉइज। सो एम्प्लॉइज अगर उनकी एफिशिएंसी डाउन हो गई है या फिर उनको मजा नहीं आ रहा है काम करने में, तो उनको मोटिवेट करना, उनका एंथुसियाज्म बढ़ाना, उनको उत्साह को एनकरेज करना, दैट इज आल्सो द वर्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, टू कीप इन कांस्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ पे मैं ऐसा सिंपल लिख सकती हूँ, coordinate with other department officers, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम नहीं होगा। ये जितने भी डिपार्टमेंटल है उन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।